साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि के तहत बिहार स्पेशल की चित्रात्मक पुस्तक निकाली गई है उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के संबंध में जो भी फैक्ट हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिहार के प्राचीन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक कालीन बिहार के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पूर्व पुरापाषाण काल के यहाँ पर कहाँ पर साक्ष्य मिले हैं बिहार में। तो देखिए, पूर्व पुरापाषाण काल के साक्ष्य जो हैं आपके मुंगेर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में मिले हैं। जबकि नवपाषाण युग के जो साक्ष्य हैं वो आपके 5 जगहों पे सारण के चिराद, वैशाली के चेचर, रोहतास के सेनुआर, गया के ताराडीह और पटना के मनेर में मिले हैं। जबकि ताम्रपाषाण युग के जो साक्ष्य हैं वो आपके सोनपुर, ताराडीह, मनेर, सेनुआर, माझी, चेचर और चिराद में मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके 7 जगहों पर मिले हैं। अब इसके आगे देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपदों की बात करें तो कुल आपके जो टोटल महाजनपद हैं उसमें से 3 महाजनपद आपके बिहार में स्थित रहे हैं, अंग महाजनपद, वाजीसंग और मगध। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंग महाजनपद की। तो इसका उल्लेख आपका अथर्ववेद में है। इसकी राजधानी मालिनी रही है, जबकि इसके अन्य नाम है चंपा, चेनप्पो। और वर्तमान स्थिति इसकी बात करें तो ये आधुनिक भागलपुर व मुंगेर वाले हिस्से में स्थित है। वाजसंग की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो वैशाली है और आधुनिक नाम जिसका है बसाड़। और इसके संस्थापक कौन थे? नाभा नेदिष्ट या नमोदिष्ट, दोनों ही नाम आते हैं। और यह 8 जनों का संघ था। वाज्य संघ जो है ये 8 जनों का संघ था। वाज्य, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। मगध की बात करें तो इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। संस्थापक बृहद्रथ थे। प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र या राजगीर, परवर्ती राजधानी बाद की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ फैक्टों को याद रखिएगा। पुरापाषाणकालीन एस्युलरी संस्कृत से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं मुंगेर के पैसरा से। जबकि प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है कहाँ से? नालंदा के जेठियन से। ठीक है, तो उपकरण एवं फूस की झाड़ियाँ मिली है मुंगेर के पैसरा से, जबकि कुल्हाड़ियाँ जो प्राप्त हुई हैं वो नालंदा के जेठियन से मिली हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ के जो प्रमुख वंश रहे हैं राजवंश, उनकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश की। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार रहे हैं। हर्यक वंश के संस्थापक 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक ये इनका जो शासन रहता है वो चलता है यहाँ पर। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिंबिसार को जो है या हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और जो बिंबिसार है, बिंबिसार जो रहे हैं ये महात्मा बुद्ध के समकालीन रहे हैं। इनके वैवाहिक संबंध की बात करें तो इन्होंने कौशल की राजकुमारी महाकोसला से, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, उनसे शादी की। इसके अतिरिक्त वैशाली की राजकुमारी चलन्ना से, जो कि चेटक की पुत्री थी, उनसे विवाह किया। और मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। इसके अतिरिक्त देखिए, इनके समय के जो राजवैद्य थे वो थे जीवक, जिन्होंने काश्यप संहिता की रचना की थी। और इनकी जो उपाधि रही है, अर्थात बिंबिसार की जो उपाधि रही है वो क्या है? वो है श्रेणीय। क्या है? श्रेणी या श्रेणिक। ठीक है, इसके अतिरिक्त सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग बिंबिसार के समय में होता है। और अंग नैरेश ब्रह्मतंत्र पर विजय भी बिंबिसार ने ही प्राप्त की थी। इसके बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन हासिल करता है। देखिए, 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक ये इससे पहले चंपा का प्रांतपाल था। और इसका विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से होता है। इसके अन्य नामों में कुड़िक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगीत का जो होती है वो अजातशत्रु के समय में ही होती है। ठीक है, वैशाली पर विजय अजातशत्रु के समय में प्राप्त होती हैं। और ये जो वैशाली पर विजय है या जो वैशाली युद्ध है ये 16 वर्षीय युद्ध था। और इस युद्ध में महाशिला कट्टक व रथमूसल अस्त्र का प्रयोग हुआ था। और अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ कौन थे? 2 थे, वश्यकार और शून्य। तथा माखिल पुत्र गोशाल की मृत्यु जो है वो अजातशत्रु के समय में ही होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उदयन की। तो उदयन जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन हासिल करता है, जो कि 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, उसको अपनी राजधानी बनाता है।
ठीक है। तो राजधानी का राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरण भी यही करता है। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? कुसुमपुर था। इसके उत्तराधिकारियों की बात करें तो उसके उत्तराधिकारियों में अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश की बात करें, शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग था। नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। ये जो शिशुनाग था ये नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था तथा इसने जो है राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। देखिए, वैशाली राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। उसने राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया और शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। इसके अतिरिक्त अवंती, वत्स एवं कौशल का जो है मगध में विलय किसने किया था? शिशुनाग ने किया था, अवंती, वत्स एवं कौशल का। इसके बाद कालाशोक है। नागवंश, शिशुनाग वंश में ही कालाशोक भी है। तो इनके कालाशोक के अन्य नाम क्या है? काकवर्ण है। वैशाली में कालाशोक के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। और इस वंश का अर्थात शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन। इसे पंचमक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, नाग वंश के बाद नंद वंश आता है। संस्थापक महापद्म नंद। इसकी उपाधियों में महामद्य, महापद्यपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम व कली का अंश कहा जाता है। इसका मंत्री कल्पक था। कल्पक इसका मंत्री था। इसने विजय कहाँ पे की? इच्छांकु, पंचाल, कोशे, कुरु, सूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, हय, अश्मक, इन सभी पर इसने विजय हासिल की थी। और कलिंग से जिनकी मूर्ति उठाकर लाया था, जिसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। इसके जो ये आपका नंद वंश रहा है, इसमें कुल 18 शासक रहे हैं। कुल कितने शासक रहे हैं? 18 शासक रहे हैं। कौन कौन से? तो उग्रसेन, पांडुगति, गोभी शाणक, कैवर्त, पाणुक, भूतपाल, राष्ट्रपाल, दशसिद्धक और धनानंद था। ठीक है, अंतिम शासक जो था धनानंद ही था। इसके अन्य नामों में अग्रमीज, अग्रसेन, जयेंद्रमीज, ये इसके अन्य नाम है। जबकि सेनापति इसका कौन था? भद्रशाल इसका सेनापति था। इसका मंत्री जो था वो कौन था? शकटाल था। ये सिकंदर का समकालीन था और चंद्रगुप्त मौर्य का भी समकालीन था। मौर्य वंश की बात करें, नंद वंश के बाद मौर्य वंश होता है। मौर्य वंश की बात करें तो इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जिसके चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नामों में सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस आता है। इसका मंत्री चाणक्य था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका यूनानी नाम पालीबोथरा था। पाटलिपुत्र का यूनानी नाम पालीबोथरा मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे होती है? श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा, जो कि अर्थात इस प्रकार से ये जैन धर्म का अनुयायी था, तो संलेखना विधि द्वारा अपना देह त्याग करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त और सेलुकस के मध्य में जो युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, ये कहाँ पर होता है? सिंध नदी के किनारे होता है। इसका परिणाम क्या होता है? चंद्रगुप्त की विजय होती है और सेलुकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह होता है। सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज था, वो भारत आता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। चंद्रगुप्त के द्वारा सेलुकस से प्राप्त जो क्षेत्र थे, कुल 4 क्षेत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, एरिया, हेरात का एरिया, कंधार का अराकेशिया, मकरान का जेडोशिया और पेरिपी निशदाई काबुल। मतलब ये एरिया ये आपके पहले के नाम है, हेरात इसका वर्तमान नाम है, जो ब्रैकेट में है ये वर्तमान नाम है इसके। बिंदुसार की बात करें जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। माता दुर्धर्रा, पत्नी 2 पत्नियां थीं, धम्मा और शुभद्रांगी। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला यह प्रथम शासक था। ठीक है, यह ऑपरेशन से पैदा हुआ था कह सकते हैं। इसके 2 मंत्री रहे, पहले चाणक्य थे, उसके बाद खल्लाटक इसका मंत्री होता है। बिंदुसार के कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे पुराणों में इसको भद्रसार, वारिसार कहा गया है, जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है, यूनानी ग्रंथों में अमित्र चेटस और अमित्रो चेटीज कहा गया है, संस्कृत में अमित्रघात कहा गया है, चीनी में बिंदुपाल कहा गया है। आगे चलते हैं, इसके बाद अशोक आता है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। इसका पिता कौन था? बिंदुसार था। माता शुभद्रांगी थी। माता के अन्य नाम में धम्मा मिलता है, धम्मा भी इसकी माँ थी। धम्मा देखिए अन्य नामों में धम्मा, पाशाधिका, जनपद कल्याणी, ये सभी इसके माता के नाम मिलते हैं। देखिए इसकी पत्नियां भी कई सारी थीं। पत्नियों की यदि बात करें, इसके कई सारी पत्नियां थीं।
इन पत्नियों में आप देखेंगे तो ये देवी नहीं बल्कि महादेवी है। महादेवी, पद्मावती ये बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, कारुवकी प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है, और तिष्य रचिता ये भी इनकी पत्नी का ही नाम था। जबकि पुत्रों की बात करें तो जालोक और महेंद्र, जालोक जो है राजतरंगिणी में मिलता है, महेंद्र और कुणाल ये आपके बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख में जो है वो तीवर मिलता है। तो जालोक, महेंद्र, तीवर व कुणाल ये इसके पुत्र थे, जबकि पुत्रियों में संघमित्रा और चारुमती रहती हैं। इसका मंत्री राधागुप्त था। अशोक के अन्य नाम कौन से थे? देखिए, विष्णु पुराण में अशोकवर्धन मिलता है, मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य मिलता है, भाब्रू लेख में मगधा धीराज मिलता है। इसके अतिरिक्त बराबर गुहा लेख में जो है पियदर्शी राजा मिलता है, कंगनहल्ली में रान्यो अशोक मिलता है, और रुमन्यदेई, निगलवा, रूपनाथ व गिरनार में जो है देवानपिय व प्रियदर्शी मिलता है। पनगोरिया अभिलेख में जो है महाराज कुमार मिलता है, और माशकी, गुर्जरा, नेतुर व उड़गोलन लेख में जो है अशोक मिलता है। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो इसके जो खोजकर्ता, देखिए पूरे अशोक के अभिलेख खोजकर्ता को टी पैंथलर नहीं माना जा सकता है। जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है इसके खोजकर्ता थे पैंड्रे टी पैंथलर या टी पैंथलर कह सकते हैं, जिन्होंने 1750 में खोज की थी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख रहता है इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अभिलेखों का लेखक कौन थे? चापड़ थे। कौन थे? चापड़। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की लीप क्या रही है। देखिए, कई सारे अभिलेख हैं तो अलग अलग अभिलेखों की अलग अलग लिपियाँ रही हैं, जैसे कि लघमान व तक्षशिला के जो अभिलेख रहे हैं ये अरमाइक लिपि में है, सहबाजगढ़ी व मानसेहरा का खरोष्टी लिपि में है, और आपका संरेखुना अभिलेख जो है ये अरमाइक और यूनानी अभिलेख में, यूनानी लिपि में है, या कह सकते हैं द्विभाषिक है ये। ठीक है, अरमाइक और यूनानी में। जबकि अन्य समस्त स्तंभ लेख एवं गुहा लेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहले लघु शिलालेख देखें तो ये आपका सासाराम में मिलता है। लघु शिलालेख सासाराम में। स्तंभ लेख में आप देखें तो लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण में है, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, एक लौरिया नंदनगढ़ है पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में। इसके अतिरिक्त पश्चिमी चंपारण में ही रामपुरवा है। तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा ये यहाँ पर स्तंभ लेख हैं अशोक के। गुहा लेख की बात करें तो अशोक के गुहा लेख की खोजकर्ता कौन रहे? हैरिंगटन रहे। 1785 ईस्वी में खोज किया था। कहाँ पर? गया के बराबर पहाड़ी में ये गुहा लेख आपको मिलते हैं। अशोककालीन विदेशी शासकों की बात करें तो एंटियोकस ये सीरिया का शासक था, भारतीय नाम इसका अंतियोक रहा है। इसके अतिरिक्त मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस जिसका भारतीय नाम तुरमय रहा है। इसके अतिरिक्त मकदूनिया का शासक था एंटीगोनस, इसका भारतीय नाम अंतिकिनी रहा है। साइरिन या सीरीन का शासक मगस था, जिसका भारतीय नाम मग रहा है। और आपका एपीरस का जो शासक रहा है एपिरस का शासक एलेक्जेंडर, जिसका भारतीय नाम अलिक सुंदर रहा है। मौर्यकालीन प्रांत व राजधानियों की बात करें तो कुल देखिए 5 प्रांत थे। पहला था आपका उत्तरापथ या इसे उद्दीच कहते हैं, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती रही है। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी तोसली थी। अब बात करते हैं शुंग वंश की। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इसका पुरोहित पतंजलि थे। धनदेव का इनका जो अभिलेख रहा है जिसमें ये जो 2 अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, इसका उल्लेख जो है अयोध्या के जो इसका राजपाल रहता धनदेव, तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख में इसका उल्लेख है। पुष्यमित्र शुंग की उपाधि क्या रही है? तो इसकी उपाधि में सेनानी, औदभिज और कोसलाधिप रहा है। इसके अतिरिक्त कुल कितने शासक होते हैं शुंग वंश में? 10 शासक होते हैं। अंतिम शासक देवभूत था और राजधानी इनकी पाटलिपुत्र रहती है। कंडौ वंश की बात करें, कंडौ वंश तो संस्थापक वासुदेव था। ये अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या करके इसने कंडौ वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक इसका सुशर्मा रहता है। और ये कंडौ वंश का है, जैसे कि शुंग वंश था ब्राह्मण वंश, वैसे ही अभी एक ब्राह्मण वंश था। इसमें कुल 4 शासक होते हैं, वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र और सुशर्मा। वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र और सुशर्मा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता कौन था? ये पिंगलवत्स था। ये अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी पिंगलवत्स ने। बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक
बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से जो वस्तुएं मंगाई गई थी उसमें था अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक। चंद्रगुप्त के समय में श्रवण बेलगोला जाने वाले जैन आचार्य कौन थे? भद्रबाहु थे। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद किसकी थी? बिंदुसार की। और बिंदुसार के प्रमुख पुत्र कौन से थे? सुशीम सबसे बड़ा था, और अशोक तिष्य जो है ये सबसे अशोक और तिष्य ये तिष्य जो है सबसे छोटा था। अब पाल युगीन या पाल वंश युगीन बिहार की बात करें तो संस्थापक कौन था? गोपाल। 750 से 770 ईस्वी तक रहते हैं। मगध पर अधिकार किया गया गोपाल के द्वारा, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने ही की थी। इसके बाद धर्मपाल आते हैं 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक। उपाधि क्या थी? उत्तर पथ स्वामी, और इनके द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में इसकी स्थापना की गई, और सोमपुरी बिहार का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद देवपाल आते हैं 810 से 850 ईस्वी तक। इसकी राजधानी मुंगेर थी, और इसने प्रतिहार शासक मीर भोज पर विजय प्राप्त की थी। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण जो है इसी के समय में किया जाता है। नालंदा का प्राचार्य कौन था? आचार्य वीरदेव। ठीक है। मगध का उत्तर गुप्त वंश की बात करें, मगध के उत्तर गुप्त वंश की, तो राजधानी पाटलिपुत्र रहती है, संस्थापक कृष्णगुप्त रहते हैं, और अभिलेख जो है इससे संबंधित अफसण लेख रहा है। ठीक है। सेन वंश की बात करें तो संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? विजय सेन। कर्नाट वंशीय नान्यदेव पर विजय प्राप्त की इसने, और बल्लाल सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना विजय सेन के द्वारा की गई। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। इसका दरबारी कवि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, और बख्तियार खिलजी के द्वारा लक्ष्मण सेन को पराजित किया गया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मिथिला के कर्नाट वंश की। मिथिला के कर्नाट वंश की तो संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। पाल वंशीय रामपाल का समकालीन था नान्यदेव। इसकी उपाधि क्या थी? कर्नाट कुलभूषण, और राजधानी शिमरावगढ़ वर्तमान में यह नेपाल में शिमरावगढ़। प्रमुख शासक कर्नाट वंश का प्रमुख शासक नरसिंह देव था, और बख्तियार खिलजी को नजराना यह दिया था। हरसिंह देव ये गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय जो है ये आपका मिथिला का शासक था, हरसिंह देव जो है। ठीक है। पंजी प्रबंधन का विकास इसके समय में होता है। मिथिला का स्वर्ण युग जो है वो हरसिंह देव के समय में ही रहता है, और कर्नाट वंश का अंतिम शासक भी यही था। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय शासक कौन था? रामपाल ही था। कवि शोड्डल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी किसको? धर्मपाल को। ओदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित था? पंचानन नदी। ध्यान रखिएगा, पंचानन नदी के किनारे। आगे चलते हैं, बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म की बात करें तो बिहार में जन्मे जो तीर्थंकर रहे हैं, कितने तीर्थंकर जन्मे हैं? यहाँ पर कुल 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थंकर वसुपूज, इनका जन्मभूमि जो है भागलपुर के निकट चंपापुरी रही है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ मिथिला में जन्मे थे। 20वें तीर्थंकर जो हैं सुब्रतनाथ राजगिरी के थे, ये राजगिरी में इनका जन्म हुआ था। और 21वें थे नमीनाथ, जिनका जन्मभूमि मिथिला रही है। तो मिथिला में आप देखेंगे 2 लोग जन्मे थे। ठीक है। मिथिला में 2 लोगों का जन्म हुआ था, एक तो मल्लीनाथ 19वें और 21वें नमीनाथ, मल्लीनाथ और नमीनाथ। आगे चलते हैं, यदि महावीर और बिहार की बात करें तो देखिए इनका जन्म मुजफ्फरपुर के बसाड़ के वैशाली में हुआ था। कैवल्य प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर। राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर प्रथम वर्षावास इनका जो था वो कहाँ पे था? अस्तिका ग्राम। प्रथम वर्षावास कहाँ पे इन्होंने किया था? अस्तिका ग्राम में। और निर्माण कहाँ पे प्राप्त किया था? राजगिरी के समीप पावापुरी में। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? पावापुरी में महावीर ने और चंपा में वसुपूज ने। तो महावीर और वसुपूज। जबकि संवेद शिखर जो कि झारखंड में पर यहाँ पर निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? कुल 20 है। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जैन समितियों की बात करें तो 2 जैन समितियाँ होती हैं। एक प्रथम संगीत होती है, ये कहाँ पर होती है? 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। परिणाम क्या होता है? लुप्त ग्रंथों का संकलन श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन होता है। जबकि द्वितीय संगीत की यदि बात करें तो ये 512 ईस्वी में, पहला आपका 310 ईस्वी में 310 ईसा पूर्व में, और दूसरा जो होता है 512 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? गुजरात के बल्लभी में होता है। और अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रमण। देवर्धि क्षमा श्रमण। परिणाम क्या होता है? ग्रंथों का संकलन इस
संगीत में किया गया था। बौद्ध संगीत की बात करें, कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ रही हैं। प्रथम बौद्ध संगीत जो होता है 483 ईसा पूर्व में सप्तवर्णी गुफा राजगिरी में होती है। शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय में इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है शुद्ध एवं विनय पिटक का संकलन किया जाता है प्रथम बुद्ध संगीत में। द्वितीय संगीत आपका 383 ईसा पूर्व में कहाँ पे? वैशाली में अध्यक्ष शुभकामी रहते हैं और शासक कौन था? काला शोक रहता है। प्रमुख कार्य स्थीवर एवं महासंघिक में विभाजन होता है। तृतीय संगीत की बात करें तो ये 247 ईसा पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में होता है। अशोक शासक कौन था? अशोक और अध्यक्ष मोगलपुत्र तिष्ठ थे। प्रमुख कार्य अभिधम पिटक का संकलन किया जाता है इस समय। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ये आपका 1ली शताब्दी ईस्वी में होता है। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में होता है। शासक कनिष्क था और अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रमुख कार्य हीनयान एवं महायान में विभाजन हो जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का। वहीं बिहार स्थित बौद्ध महाविहारों की बात करें तो कुम्भरहार महाविहार ये पटना में है। तिलधक महाविहार ये इसकी स्थिति कहाँ है? नालंदा के समीप तिल्लास गांव में। ठीक है, तो कुम्भरहार महाविहार पटना में, तिलधक महाविहार नालंदा के समीप तिल्लास गांव में। जगदल महाविहार ये कहाँ पर है? तो ये गंगा व तोया नदी के संगम पर जगदल गांव बांग्लादेश में है। और संस्थापक इसके कौन रहे? जगदल महाविहार के पाल वंशी शासक रामपाल। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार ये वर्तमान में पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में है। और यहाँ से लौरिया नंदनगढ़ महाविहार से टकसाल के साक्ष्य मिले थे। श्वेतपुर महाविहार ये कहाँ पर अवस्थित है? हाजीपुर के निकट चेचर ग्राम में। और विशाल स्तूप संभवतः आनंद का, ये आनंद जो इनके शिष्य रहे हैं उनका ये विशाल स्तूप रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय की। तो नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। इन्होंने इसमें 3 पुस्तकालय रहे हैं, रत्नासागर, रत्नोदधि, रत्नरंजन। कुलपति कौन थे? हेनसांग के समय में कुलपति शीलभद्र थे और शीलभद्र से पूर्व धर्मपाल थे। और इतिसिंह के समय में राहुल मित्र थे। और अंतिम कुलपति जो यहाँ के थे राहुल श्री भद्र थे। वहीं उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें संस्थापक गोपाल थे। और ये कहाँ अवस्थित है? वर्तमान बिहार शरीफ में। ये तंत्र विद्या का केंद्र रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके संस्थापक धर्मपाल थे। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के गोपाल थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। उपाधि विक्रमशील थी। ये कोशी एवं गंगा के संगम पर स्थित है और ये वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। इससे संबंधित प्रमुख विद्वानों में दीपांकर, श्रीज्ञान, अतिश, भैरोचन, रक्षित एवं अभयंकर गुप्त आदि रहे हैं। आगे चलते हैं, मध्यकालीन बिहार की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बख्तियार खिलजी के आक्रमण की। ये जो है इसका आक्रमण जो है 12वीं सदी के अंत में आक्रमण करता है और यह नालंदा, विक्रमशिला व उदंतपुरी विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देता है। ये जो स्रोत मिलता है इसके आक्रमण का वो है तबकाते नासरी और रियाज उस सलातीन। तबकाते नासरी और रियाज उस सलातीन। इसकी मृत्यु जो है अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। समकालीन बिहारी शासक इसके समय कौन थे? बख्तियार खिलजी के। तो मगध के शासक गोविंदपाल, मुंगेर के इंद्र धुम्न, उत्तर बिहार के कन्नाट वंशीय नरसिंहदेव इसने नजराना पेश किया था। कन्नाट वंशीय नरसिंहदेव ने नजराना पेश किया था। आगे चलते हैं, चेरो राजवंश की बात करें तो चेरो राजवंश का उदय जो है पाल वंश के पतन के बाद होता है। और ये क्षेत्र कहाँ फैला है? शाहबाद, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, चेरों राज्य के 4 भाग रहे हैं, बिहिया, तिरावन, जैनपुर, देव, मार्कंडे। महानतम शासक कौन रहा है चेरो राजवंश का? मेदिनी राय, जो पलामू के नाम से भी जाना जाता है। नुहानी राजवंश की बात करें तो संस्थापक दरिया खां नुहानी, सिकंदर लोदी का प्रशासक था यह। प्रथम शासक जो है नुहानी राजवंश का बहार खां नुहानी था। शेरशाह सूरी द्वारा इसका अंत किया जाता है। आगे बात करते हैं सल्तनत कालीन बिहार की बात करें तो इल्तुतमिश के बारे में देखें तो 1225 ईस्वी में बिहार पर इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया जाता है। बिहार शरीफ एवं बाढ़ एवं लखनौती पर अधिकार कर लिया जाता है। और इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो कौन थे? नसरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के हिमशमुद्दीन पर विजय प्राप्त की गई। और इसका यहाँ का प्रथम सूबेदार जो है इल्तुतमिश जिसको बनाता है वो था मलिक अलाउद्दीन जानी। इसके बाद बलवन भी यहाँ पर जो है बलवन का भी संबंध रहा है बिहार से। तो देखिए बलवन जो है तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आता है। तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए ये बिहार आता है। एक सेकेंड। और बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण भी बलवन के समय में ही होता है। खिलजी वंश की बात करें तो बंगाल के शासक
रकुनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था। ठीक है, यहाँ पर दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त की गई थी। तुगलक वंश की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक इसने तिरहुत में टकसाल की स्थापना की थी, और फिरोज शाह तुगलक इसने दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया तथा तिरहुत में बैरनार वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, अगला है मुगलकालीन बिहार की। प्रथम मुगल सूबेदार कौन था? खाने खानम मुनीम था। अकबर के समय में बात करें तो हाजीपुर दुर्ग विजय 1574 ईस्वी में, मिथिला विजय 1575 ईस्वी में, बिहार को मुगल सूबा घोषित किया गया 1580 ईस्वी में। ये सब अकबर के समय में होता है। जहांगीर के समय में शाहजादा खुर्रम का विद्रोह होता है। फर्रुखसियर के समय में पटना के अजीमाबाद में राज्याभिषेक होता है फर्रुखसियर का। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदारों की बात करें तो अकबर के समय के जो हैं सुजात खां, मिर्ज़ा अजीब कोका। जहांगीर के समय में अफजल खां, शहजादा परवेज हैं। इसके अतिरिक्त शाहजहां काल में खाने आलम, शाइस्ता खां। औरंगजेब काल में जो बात करें तो शहजादा अजीम रहते हैं। शेरशाह सूरी की बात करें तो बचपन का नाम इसका क्या था? फरीद था। पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। उपाधियाँ शेर खां, हजरत आला। देखिए, प्रमुख युद्ध जो है इसका कौन सा था? चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का 1540 में, और ये युद्ध होता है। इसका मकबरा कहाँ पे? सासाराम। ठीक है, तो ध्यान रखिए, चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। इसके अतिरिक्त बिहार के मध्यकालीन अभिलेखों की बात करें तो बुद्धसेन का बोध गया अभिलेख है, बिहार शरीफ का अभिलेख है, संग्राम गुप्त का पंचोम ताम्रपत्र है, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है, शेरशाह का भभुआ अभिलेख है, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख है, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनिबन अभिलेख है। यूरोपियों का बिहार आगमन की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगालियों की बात करते हैं। सर्वप्रथम आगमन पुर्तगालियों का होता है। व्यापारिक केंद्र ये बंगाल के हुगली में बनाते हैं और ये सोरा का व्यापार करते हैं। इसके बाद डच आते हैं। इन्होंने प्रथम फैक्ट्री जो है पटना में 1632 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1632 में। ये सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात करते थे। अंग्रेज को की बात करें तो इनकी प्रथम फैक्ट्री जो है पटना में 1620 में लगती है। ठीक है, 1620 में, जबकि यहाँ पे देखिए डचों की प्रथम फैक्ट्री पटना में कब लगती है? 1632 में। इससे पहले ही अंग्रेजों ने लगा लिया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज यात्री कौन से आते हैं? जॉन मार्शल और पीटर मुंडी आते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में होता है। और प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट 1865 ईस्वी में। वहीं आगे चलते हैं, आधुनिक बिहार के इतिहास की बात करें तो इस समय आधुनिक बिहार में जो प्रमुख विद्रोह होते हैं उसमें नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक, और किसके द्वारा होता है? नोनिया समुदाय के द्वारा। कारण क्या था? सोरा का व्यापार। और क्षेत्र ये कहाँ पर विस्तारित थे? तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया में। तामड़ विद्रोह की बात करें 1789 से लेकर के 1832 ईस्वी। कहाँ पर? छोटा नागपुर में। उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। कारण इसका क्या था? जमींदारों का विरोध। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। बहावी आंदोलन की बात करें तो बहावी आंदोलन के भारत में संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी या रायबरेली। यह रायबरेली के उत्तर प्रदेश में रहा है। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद अब्दुल बहाब अरब। ये अरब थे। इसके प्रमुख केंद्र कहाँ पे था बहावी आंदोलन का? पटना था। इसके प्रमुख नेता विलायत अली खां, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन थे। आगे चलते हैं, लोटा विद्रोह की बात करें 1856 ईस्वी में। स्थान कहाँ पे? मुजफ्फरपुर जेल में। कारण जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना। आगे चलते हैं, पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1780 ईस्वी में। कहाँ पर? संथाल परगना में। नेतृत्वकर्ता करिया पुल्हार, चिंगरू संवरिया आदि। परिणाम, पहाड़िया सरदार और अंग्रेजों के मध्य समझौता होता है। अंग्रेजी प्रशासक यहाँ पर कौन नियुक्त होता है? ऑगस्टस क्लीवलैंड। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में स्वतंत्रता तक चलता है। ये प्रारंभिक नाम इसका क्या था? कुरुख धर्म। नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, जिसे जर्मन कैसर बाबा भी कहते हैं। प्रकृति कैसी? धार्मिक एवं आर्थिक सुधार की। गांधीवादी आंदोलन में सम्मेलन हो जाता है। विद्रोह की बात करें, कोल विद्रोह की, तो 1831 से 32 ईस्वी में। 1831 से 32 में। क्षेत्र छोटा नागपुर। कारण क्या था? चावल की शराब जिसे हड़िया कहा जाता था पर उत्पादन शुल्क, सिगराई मानकी के अधिकार छीना जाना, दीकुओं द्वारा शोषण। दीकू मतलब जो बाहरी होते हैं उनके द्वारा शोषण। नेतृत्वकर्ता बुद्ध भगत और गंगा नारायण। परिणाम क्या होता है? विनियमन रेगुलेशन का आरोपण होता है। ब्रिटिश प्रशासक कौन था? कैप्टन थॉमस विल्किंसन, जिसे किशुन साहब भी कहा जाता है। किशुन साहब। संथाल विद्रोह की बात करें
तो ये 1855 से लेकर 1855 में कहाँ पर? दामिने कोह में। कारण दीकोदारा शोषण। नेतृत्वकर्ता सीधो कान्हू चांद तथा भैरव थे। प्रमुख अंग्रेज शासक कैप्टन अलेक्जेंडर। परिणाम क्या होता है? दामिने कोह का नाम परिवर्तन होता है, नया नाम संथाल परगना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 लाया जाता है। आगे बात करते हैं बिहार 1857 की क्रांति की। तो रोहिणी विद्रोह स्थान कहाँ पर? वर्तमान झारखंड के देवघर जिला में, देवघर जिला के रोहिणी ग्राम में। कब होता है? 12 जून 1857 को सेना की 32वीं रेजिमेंट के तहत। अंग्रेज अधिकारी विलियम पटना के कमिश्नर थे। दानापुर सैन्य मुख्यालय प्रमुख मेजर जनरल लोयायट। इसके अतिरिक्त पटना में जो विद्रोह होता है, पटना में तो कब होता है? 3 जुलाई 1857 को। अंग्रेज अधिकारी टेलर थे, ये पटना के कमिश्नर थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे पटना में विद्रोह का? पीर अली। कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के जमींदार थे। इनकी प्रमुख विजयों में शाहबाद, आरा, आजमगढ़ की विजय थी। ये कभी ना हारने वाले विद्रोही नेता थे। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में होती है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में, 1899 से 1900 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। अन्य नाम इस मुंडा विद्रोह के उलगुलान या महान हलचल। कारण सामूहिक खेती, जिसे खूंट कट्टी कहा जाता था, कि परंपरा पर दीपोदारा अतिक्रमण। शैलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय होती है इनकी पराजय होती है। आगे चलते हैं बिहार में किसान आंदोलन की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेता महात्मा गांधी। कारण क्या था? तिनखटिया प्रथा का विरोध। किसान सभा 1922-23 में स्थापित होता है। कहाँ पर? मुंगेर में। अध्यक्ष शाह मोहम्मद थे। उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वरी देवी। और सचिव कौन थे? नंद कुमार सिंह। किसान सभा 1922-23। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करें 1929 ईस्वी की है। सोनपुर मेला में स्थान यहाँ पर स्थापित किया जाता है। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और सचिव श्री कृष्ण सिन्हा थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन की बात करें तो इसकी बिहार प्रांतीय किसान सभा की प्रथम सम्मेलन जो होता है वर्ष 1929 में। कब होता है? वर्ष 1929 में होता है। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कहाँ पर? सोनपुर में। द्वितीय सम्मेलन आपका कहाँ पे होता है? 1934 में गया में होता है। 1934 में गया में अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तृतीय सम्मेलन आपका 1935 में होता है। कहाँ पे? हाजीपुर में। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों की बात करें तो बाबाजी ठाकुरदास। ये पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1906 से 1907 में की थी। बाबाजी ठाकुरदास ने ये दी मदरलैंड समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन भी किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल की बात करें तो ये पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की सजा पाए थे। और बंदी जीवन पुस्तक का लेखन भी इन्होंने यहीं पर किया था। आगे बात करते हैं बंकिम चंद्र मित्र की। तो ये लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण से जुड़े हुए थे 1915 में। अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना में सहयोग किया। इनके सहयोगियों में टी के घोष, मतलब लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण जो ये संस्था थी, इसके जो सहयोगी थे टी के घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज के ये लोग थे। बैकुंठ शुक्ला की बात करें तो ये हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों में ये संलग्न थे। फणींद्र घोष ये लाहौर षड्यंत्र के गवाह की बेतिया में हत्या करते हैं फणींद्र घोष। और मोतिहारी जेल में बैकुंठ, देखिए फणींद्र घोष की बेतिया में हत्या करते हैं। बैकुंठ शुक्ल जो हैं ये फणींद्र घोष की हत्या करते हैं, जो कि ये लाहौर षड्यंत्र केस में या षड्यंत्र का गवाह थे। और बैकुंठ शुक्ल को जो है मोतिहारी जेल में फांसी दे दी गई थी। आगे चलते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करें तो 30 अप्रैल 1908 में होता है। अभियुक्त खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी थे। लक्ष्य क्या था? अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना। मृत्यु कब किसकी होती है इसमें? अंग्रेज वकील कैंडी की पत्नी व पुत्री की। परिणाम प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु थे। बिहार में होम रूल लीग की बात करें तो पटना के बांकीपुर में इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 को होती है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक ने की थी। और मुजफ्फरपुर शाखा के संस्थापक कौन थे? जनकधारी प्रसाद थे। चंपारण सत्याग्रह की बात करें 1917 की। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध थे ये। राजा राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण दिया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान। प्रमुख आंदोलनकारी जो थे इसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और शंभू शरण थे। चंपारण अग्रगेरियन समिति की बात करें तो इसके गठनकर्ता एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, जो कि बिहार के उपराज्यपाल थे। अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई। और सदस्य कौन थे? गांधी जी,
LC अदामी, कृत्यानंद सिंह, DJ रीड व G रैनी। आगे बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का पटना आगमन 10 अप्रैल 1917 को होता है। मजरूल हक व बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट करते हैं। मोतिहारी आगमन का होता है 15 अप्रैल 1917 को। बेतिया आगमन कब होता है? 22 अप्रैल 1917 को। हजारीमल धर्मशाला में विश्राम करते हैं। इसके बाद देखिए 1918 में जो है चंपारण ग्रेगरियन एक्ट पारित होता है और 24 मई 1918 को मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन की बात करें तो बिहार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में जो है हड़ताल होती है। 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल होती है। देखिए महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर हड़ताल होती है 22 दिसंबर 1921 को। वहीं बिहार में असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे इसमें हैं मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम, मोतिहारी के गोरख प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि। वहीं पर बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद थे। इमारत ए सारिया फुलवारी का गठन कौन करता है? मौलाना सज्जाद करते हैं। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में अध्यक्ष चितरंजन दास थे। वहीं स्वराज दल का गठन भी यहाँ पर होता है और शाहाबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ भी इसी दौरान किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार की। तो देखिए लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर जो है 1 नवंबर 1927 में होता है। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता अली इमाम, सजनान सिन्हा व इस्माइल खां 3 लोग थे। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा होती है। आयोग के सदस्यों का पटना आगमन कब होता है? 12 दिसंबर 1928 को। आयोग का स्वागत महाराजा डूमराव द्वारा किया गया था। बिहार में समन्वय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? गिरवरधारी चौधरी, कारो बापू कहा जाता था इनको। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में होती है। सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया और सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। प्रमुख नेता कौन थे? मोतिहारी से राजेंद्र प्रसाद, मोतिहारी से JB कृपलानी और सारण व चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा थे। आगे चलते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो कि बिहार में होता है से प्रारंभ हुआ था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 53वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह इनकी गिरफ्तारी गया में होती है। अनुग्रह नारायण सिंह इनकी गिरफ्तारी पटना में होती है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को होती है। गिरफ्तारकर्ता कौन थे? WG आर्चर, पटना के जिलाधिकारी, जेल बांकीपुर में रखे जाते हैं। महाधिवक्ता बलदेव सहाय द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया गया नेपाल के राजबिलास जंगल में। ठीक है। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया गया अंजुमन इस्लामिया हाल में। और वहीं महिला चरखा क्लब का निर्माण कहा गया पटना के कदम कुआं में। तो महिला चरखा क्लब द्वारा जुलूस निकाला गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी ने की जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बात करते हैं पटना सचिवालय गोलीकांड की बात करें तो ये 11 अगस्त 1942 को होता है। अभियुक्त कौन थे? WG आर्थर जो कि पटना के जिलाधिकारी थे और 7 छात्रों की इसमें मृत्यु होती है। पटना सचिवालय गोलीकांड में के जो शहीद थे ये 7 छात्र थे। इसमें सारण के नरेंद्रपुर के उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सारण के बनवारी चक्र के राजेंद्र सिंह, औरंगाबाद खरारी के जगपति कुमार और भागलपुर के खड़हरा के सतीश प्रसाद झा, पटना के दशरथ से राम गोविंद सिंह और जमालपुर के सिलहट से देवीपद चौधरी तथा पटना के शहादत नगर से रामानंद सिंह थे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरों को देखें तो श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय सरकार का गठन 2 जनवरी 1946 को हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 ईस्वी के संस्थापक सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा थे। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था? मुरली भराहवा था। वहीं बिहार की लोक संस्कृति की बात करें तो प्रमुख त्यौहारों को एक देखें तो छठ पूजा बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इसमें सूर्य देव एवं देवी उषा को समर्पित त्यौहार है। ये वर्ष में 2 बार होता है। एक होता है चैत्र माह में, मार्च से अप्रैल के मध्य में होता है ये।
ठीक है, मार्च अप्रैल में चैत्र माह होता है, और दूसरा होता है कार्तिक माह में, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो चैत्र माह, कार्तिक माह, और यह त्रिदिवसीय त्यौहार है। मतलब ये जो आपका छठ पूजा त्रिदिवसीय 3 दिनों तक चलता है। सामा चकेवा की बात करें तो ये भाई बहन को समर्पित है। कहाँ पे? मिथिलांचल में होता है और समय नवंबर माह में होता है, तो ध्यान रखिएगा। सामा चकेवा। नाग पंचमी, नाग पूजा को समर्पित कब होता है? श्रवण मास की पंचमी को। प्रमुख क्षेत्र राजगीर है इसका। वहीं बिहुला त्यौहार परिवार के कल्याण को समर्पित है, और मनसा देवी को ये समर्पित है इसमें देवी। कहाँ पर? भागलपुर एवं पूर्वी बिहार में यह होता है। वहीं पर मधुश्रावणी त्यौहार की बात करें तो सुहाग की रक्षा के लिए कब? श्रावण मास में, मिथिलांचल में होता है। और जितिया अर्थात जीवितु पुत्रिका, संतानों की दीर्घायु हेतु माताओं द्वारा निर्जला व्रत होता है। गंधर्व जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। समय कब होता है? अश्विन मास में, सितंबर में। आगे चलते हैं, पटना कलम शैली की बात करते हैं तो इसका मुख्य विषय क्या है? दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व व पशु पक्षी चित्रण इत्यादि। विकास काल कब है? 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य में। इसके अन्य नाम मिलते हैं कंपनी शैली व पुरुषों की चित्र शैली। मुख्यतः इसमें लघु चित्रों का चित्रांकन होता है। तुलिका जो ब्रश होता है वो गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरण के बाल तथा कबूतर या चील के पंख होते हैं। शैलीगत विशेषताओं की बात करें तो कागज़ पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी होती है। कागज़ के साथ हाथीदांत व अभ्रक पर भी चित्रण किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। नीला रंग के लिए नीला का प्रयोग, पीला रंग के लिए प्यूरी मिट्टी का, काला रंग के लिए जौ की राख का, हरा रंग के लिए सेम की पत्ती का होता है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो प्रथम कलाकार सेवकराम थे। पशु पक्षी चित्रण में माहिर कौन थे? हुलास लाल। शाह कलम के माहिर कौन थे? जयराम दास और फ़कीर चंद, शिवलाल। अंतिम प्रतिनिधि कलाकार कौन रहे? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। इसके अतिरिक्त महिला कलाकारों में दच्छो बीबी, सोना बीबी रही हैं। आगे चलते हैं, मधुबनी चित्रकला की बात करें तो देखिए ये मिथिलांचल की प्रसिद्ध लोक कला रही है, और वर्ष 1934 में मधुबनी के तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चे द्वारा प्रथमतया इसका निरीक्षण किया गया था, और महिलाओं की इसमें विशेष भूमिका रहती है। ये कहाँ पर इसका विस्तार है? दरभंगा, सहरसा, मधुबनी तथा नेपाल आदि में, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए मधुबनी जो चित्रकला है ये भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र मतलब गोसाई, गोशनी घर की सजावट के लिए, कोहबर घर की सजावट के लिए होता है। अर्पियन चित्र भी कहते हैं, अर्पिन चित्र। इसमें रंगों का जो प्रयोग होता है लाल, पीला, हरा जैसे चटक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रकार कैसा है? भित्ति चित्र एवं अरिपन अर्थात भूमि चित्र, मतलब दीवार पर और भूमि पर इसमें चित्रित किया जाता है, चित्र बनाया जाता है। प्रमुख चित्रकारों में पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि। आगे चलते हैं, गोसाई या गोशनी घर की सजावट। तो देखिए ये जो है धार्मिक महत्व के चित्र इसमें बनते हैं। ब्राह्मण एवं कायस्थ महिलाओं में अधिक प्रचलन है। प्रमुख चित्र कौन से? दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, सीताराम आदि की। वहीं शब्द अर्थ की बात करें, अर्पियन रंगोली जैसे चित्र होते हैं। ये गोसाई घर या गोशनी घर या पूजा स्थान में बनते हैं। कोहबर घर नौ दंपतियों का जो कमरा होता है विवाह गृह, इसमें बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कोहबर घर के चित्र। तो देखिए मिथिला क्षेत्र की तांत्रिक ज्यामिति चित्रकला है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। घोंघा बैगनी रंग के लिए, गोमूत्र का पीला रंग के लिए, लाख का कीड़ा महावर रंग के लिए। अंगुलियों बांस की कुचियों से इसका चित्रण किया जाता है, और इसमें कामुक प्रवृत्ति के चित्र बनाए जाते हैं। प्राकृतिक प्रतीकात्मक महत्व के चित्र भी होते हैं, जैसे मछली कामोत्तेजना के लिए, सिंह शक्ति के लिए, केला मांस लता के लिए, बांस वंश वृद्धि आदि के लिए। इसमें प्रारंभ में केवल देखिए भित्ति चित्र पर, वर्तमान में कपड़े, कागज व कैनवास पर भी इसके चित्र बनाए जाते हैं। वहीं अर्पियन चित्र की बात करें तो ये आंगन एवं चौखट के सामने चित्रण होता है। त्योहारों के आधार पर इसका चित्रण किया जाता है, और ये रंगोली से समरूपता रखता है। इसमें जो सामग्री होती है कुटा हुआ चावल, पानी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अतिरिक्त मंजूषा चित्रकला की बात करें, इसके अन्य नाम है सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग या अंग कला कहा जाता है। ये कहाँ पर इसका विस्तार है? तो इसका क्षेत्र जो है अंग प्रदेश के भागलपुर जिला। शैली रेखा चित्र है। 3 रंगों का प्रयोग होता है, सामान्यतः गुलाबी, हरा, पीला। गुलाबी, हरा, पीला। विषय क्या होता है? बिहुला विषहरी की प्रेम कथा। प्रमुख चित्रकार कौन है? उलपी झा, चक्रवर्ती देवी एवं निर्मला देवी। जड़ो पटिया चित्रकला शैली। इसका विषय क्या है? संथाल समाज की लोक कथाएं। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। क्षेत्र कौन सा? छोटा नागपुर का पठार भारत की प्राचीनतम चित्रकलाओं में से एक है। इसमें सामग्री जो होती है कपड़े या कागज़ की छोटी छोटी पट्टियों को जोड़कर चित्रण इसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, देखिए इसके अतिरिक्त प्रमुख आपके बिहार के जो प्रमुख लोकगीत हैं, इसमें प्रमुख शैलियाँ हैं चैती, सोहर, कजरी, लुगरिया आदि। प्रमुख राग कौन से हैं? चैता, पूर्वी, नचारी, लगनियों, फाग राग आदि। नचारी राग में
नचारी राग जो विद्यापति द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्षेत्र कहाँ पे? मिथिला में, मिथिला क्षेत्र में। और विषय क्या? भगवान शंकर की प्रार्थना है की जाती है इसमें। वहीं लगनी राग की बात करें, रचयिता विद्यापति रहे, क्षेत्र दरभंगा जिला मिथिला क्षेत्र में आता है। फाग राग रचना का श्रेय जो है नवल किशोर सिंह बेतिया के हैं। होली के अवसर पर फाग राग गाया जाता है। क्षेत्र बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका गायन होता है। चैता राग, इसका क्षेत्र कौन सा है? पटना, भोजपुर, रोहतास एवं बक्सर। चैत मास में इसका गायन किया जाता है। वहीं बिहार के लोकगीत की बात करें तो संस्कार गीत, ये बच्चों के जन्म, मुंडन, विवाह आदि पर इसका गान होता है। प्रमुख गीतों में समुझवनी, कोहबर व सोहर होता है। गाथा गीत ये लोरिकायन कहलाता है, वीर रस से परिपूर्ण होता है। विषय लोरिक के जीवन प्रसंग होते हैं। नैका बंजारा ये भी गाथा गीत है। विजयमल ये भी गाथा गीत है। इसका विजय क्या होता है? राजा विजयमल की वीरता का वर्णन। सलहेस गाथा गीत जो है ये सलहेस की लोक कथा का वर्णन करता है। अन्य गीतों में दीना भद्री, बिहुला, आल्हा, नूनाचर, राजा हरिश्चंद्र, धनैया तथा भरथरी आता है। पर्वती गीत में या पर्व गीत की बात करें तो मांगलिक पर्व पर गायन होता है। इसमें दीपावली, बहुरा, जिरुतिया, रामनवमी एवं छठे गीत आदि आते हैं। ऋतु गीत की बात करें तो इसके साथ विभिन्न ऋतुओं के अनुसार गायन होता है। प्रमुख गीतों में कजरी, जैता, बारहमासा, चतुर्मासा एवं हिंडोला इत्यादि आते हैं। पेशा गीत की बात करें, काम के दौरान गायन होता है। उदाहरण जाता पिसाई, छवाई, थपाई, कोल्हू, सोहनी व रोपनी गीत के समय रोपनी गीत होते हैं। अन्य गीतों में जाति गीत, साझा पराती, बिरहुआ, बिरहा या झूमर व निर्गुण गीत होते हैं। वहीं बिहार के प्रमुख लोक गायक एवं गायिकाओं की बात करें तो इसमें शारदा सिन्हा, बांकेलाल, मोतीलाल हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद, कमला देवी, नंदकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर दुबे, उमाकांत कमल, भरत सिंह भारती हैं। बिहार की प्रमुख लोक नाट्य परंपरा की बात करें, विदेशिया कहाँ पर होता है? भोजपुर में। प्रेरणा स्रोत क्या है? भिखारी ठाकुर हैं, प्रारंभ 20वीं शताब्दी में। वहीं विषय क्या है? सामाजिक मुद्दे, भावनात्मक संबंध। शैली संगीत युक्त रंगमंच शैली, व्यंग्य शैली होती है। विशेषता क्या है? स्त्री पात्रों का मंचन भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। जट जाटिन नृत्य की बात करें, मिथिला तथा कोशी क्षेत्र में जो कि उत्तरी बिहार में आता है, अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत होता है, अभिनय किया जाता है। विषय क्या था? जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन करना एवं सामाजिक मुद्दों इत्यादि को दिखाना। विशेषज्ञता क्या है? वियोग श्रृंगार पर यह केंद्रित होती है। डोकमच की बात करें तो ये मिथिला क्षेत्र में है। विषय क्या है? पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा लोक नृत्य है। घर के आंगन में महिलाओं द्वारा रात में प्रस्तुत होता है। विशेषता हास्य, परिहास एवं अश्लील प्रसंगों का प्रयोग होता है। सामा चकेवा की बात करें तो अवसर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मंचन होता है। शैली प्रश्नोत्तर शैली में होता है सामा चकेवा। और विशेषता क्या है? पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा, किंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा किया जाता है। पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा होता है, किंतु इसका जो अभिनय होता है बालिकाओं द्वारा होता है। आगे चलते हैं, जुमारी नृत्य की बात करते हैं तो ये आपका मिथिलांचल में होता है। गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है। अवसर अश्विनी से कार्तिक मास तक विवाहित महिलाओं द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। झिझियाना नृत्य वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने हेतु नृत्य होता है। महिलाओं द्वारा ये अभिनय किया जाता है। इसमें कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। कीर्तनिया की बात करें, भक्तिपूर्ण लोक नाट्य होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होता है या इनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। भकुली बांका सावन से कार्तिक माह तक आयोजन होता है इसका। जट जाटिन के साथ ही इसका प्रदर्शन होता है। बगुली आदर्श बहू की मर्यादाओं का वर्णन होता है। स्त्री पात्रों द्वारा अभिनीत होता है ये। वहीं पर बिहार में कला एवं संस्कृति संबंधित प्रमुख संस्थान की बात करें तो भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगिरी नालंदा में है। बिहार संगीत नाटक अकादमी पटना में है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में है। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बिहार के लोक नृत्यों की बात करें तो कठघोड़वा नृत्य, ये बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य होता है। धोबिया नृत्य धोबी जाति में लोकप्रिय है। शुभ अवसरों पर आयोजन होता है। श्रृंगार गीतों की प्रधानता है। क्षेत्र भोजपुर है, यहाँ पर किया जाता है। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजन होता है। विषय क्या है? राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा कही जाती है। गाँव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य किया जाता है झिझिया नृत्य में। कर्मा नृत्य मुंडा एवं उराव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई एवं कटाई के अवसर पर संपन्न होता है। वाद्य यंत्र मादल, बांसुरी एवं तुरही इसके वाद्य यंत्र हैं। कहाँ पर होता है? बांका एवं पश्चिम चंपारण जिले में मुख्यतः यह होता है। लौंडा नृत्य, अन्य नाम इसका बबुआ नृत्य भी है। कहाँ पर होता है? भोजपुर में होता है। लड़कों द्वारा लड़की का रूप धर के किया जाता है। झरनी नृत्य मुहर्रम के समय मुस्लिमों द्वारा होता है। झरनी नृत्य ध्यान रखिएगा मुस्लिम से या इस्लाम से संबंधित है। खोल्डिन नृत्य जो है ये आपका अतिथियों के मनोरंजन हेतु है। पेशेवर नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित होता है। करिया झूमर नृत्य महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य होता है। पमड़िया नृत्य जो है ये बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन होता है। घाघरा पहनकर पमड़िया नर्तक द्वारा
ये किया जाता है, शौहर खिलौना गीतों पर नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो इतिहास वाला पोर्शन था, इतिहास और कल्चर का, उसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।